Hi friends, this is Srishthinath Chaudhary and I again welcome you all on my YouTube channel Your English Guru. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम लोग अपने पिछले वीडियोस में सेंटेंसेस एंड सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए फ्रेंड्स, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, ताकि आपको जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पिछले वीडियो में सेंटेंसेस के बारे में पढ़े थे, तो किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। किसी भी सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। तो यदि एक बार आपने इन दोनों चीज़ों को पहचानना सीख लिया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, तो आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत हद तक आसानी हो जाएगी। आप ट्रांसलेशन बहुत इजीली कर पाएंगे एंड देन यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। आपको ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स, और साथ में मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ूंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के साथ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट होता क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट मौजूद होता है, और सब्जेक्ट का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए, मतलब जिसके बारे में कुछ भी कहा गया है, वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। वाक्य में या सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए, वह उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं फ्रेंड्स, राम आम खाता है। अब ये जो सेंटेंस है, मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस में कि बताइए इसमें किसके बारे में बात किया गया है, तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे कि सर इस सेंटेंस में राम के बारे में बात किया गया है, क्योंकि राम ही आम खाता है। तो राम जो है वो आम खाता है, इसीलिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो राम है, क्योंकि यहाँ पे राम के बारे में बात किया गया है। सिमिलरली फ्रेंड्स, एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे यह एक पेन है, यह एक पेन है, यह एक पेन है। अब इस सेंटेंस में किसके बारे में बात किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जवाब होगा कि सर इसमें पेन के बारे में बात किया गया है। नहीं फ्रेंड्स, देखिए इसमें पेन के बारे में बात नहीं किया गया, इसमें इस वस्तु के बारे में बात किया गया। यह मतलब ये इस वस्तु के बारे में। तो जिसके बारे में, डेफिनेशन यही कहता है कि जिसके बारे में बात की जाए, तो यहाँ बात किसके बारे में की जा रही है? यह के बारे में। तो इसीलिए इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो यह है, यह पेन नहीं होगा। ठीक है, इस वस्तु के बारे में बताया गया है कि यह क्या है, एक पेन है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका जो सब्जेक्ट होगा वह यह होगा, पेन नहीं है। आइए फ्रेंड्स, अब कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है एक वर्ड से ना होकर के कई सारे वर्ड्स मिलके बनाते हैं। जैसे एक सेंटेंस में ले रहा हूं, राम का भाई मेरा मित्र है। राम का भाई मेरा मित्र है। तो इस सेंटेंस में देखिए किसके बारे में बात किया गया है? तो ध्यान से देखिए, तो इसमें बात किया गया है राम का भाई के बारे में। तो सेंटेंस में एक से अधिक वर्ड्स भी मिलके सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो पूरा का पूरा ये राम का भाई है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी एक से अधिक वर्ड्स होंगे, एक से अधिक शब्द होंगे, तो उसमें से एक मेन वर्ड होगा। मेन वर्ड जिसको इम्पोर्टेंट वर्ड बोलेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड होगा उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ड। उसका नाम लिखा जाता है सब्जेक्ट वर्ड। और बाकी के जो वर्ड्स बच जाते हैं वो वर्ड्स कहलाते हैं
एट्रीब्यूट, जैसे ये बच गया राम का, तो ये जो है ना ये पूरा एट्रीब्यूट कहलाता है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी एक से अधिक वर्ड होगा तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट वर्ड होगा जिसको हम सब्जेक्ट वर्ड कहेंगे और वही मेन वर्ड होगा। बाकी के जो वर्ड्स होंगे, बाकी के जो वर्ड्स होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, एट्रीब्यूट कहलाएंगे। तो आई थिंक फ्रेंड कि आपको ये सब्जेक्ट समझ में आया होगा और अच्छे से समझ भी रहे होंगे आप। आइए फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेते हैं हम इससे रिलेटेड। जैसे इम्परेटिव सेंटेंसेज जो होता है, जैसे मैंने आपसे बोला कि इधर आओ, इधर आओ, तो इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसमें किसके बारे में बात की जा रही है ये पता ही नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेज जो इम्परेटिव सेंटेंसेज होते हैं उसमें यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो छिपा होता है, और वो सब्जेक्ट क्या होता है, तुम या आप। ये तुम या आप छिपा होता है क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ इधर आओ, मतलब आप मेरे सामने हो और मैंने आपसे कहा है। तो ध्यान रखिएगा इम्परेटिव सेंटेंसेज में जो सब्जेक्ट होता है वो छुपा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक कि आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और सेंटेंस के दूसरे पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। दूसरे पार्ट का नाम होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब ये प्रेडिकेट क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका डेफिनेशन कहता है कि वाक्य के सब्जेक्ट के बारे में, वाक्य का सब्जेक्ट पहचानना आपने सीख लिया, तो वाक्य के सब्जेक्ट के बारे में वाक्य में जो कुछ कहा जाए वो उस सब्जेक्ट उस सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है। वाक्य के सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए, प्रेडिकेट कहलाता है। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यह एक पेन है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आप अच्छे से जानते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात की जाए, तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, तो यह इसके बारे में बात की गई है, तो यह सब्जेक्ट है। और यह इसके बारे में क्या बात की गई है, इसके बारे में क्या कहा गया है, तो इसके बारे में कहा गया है कि एक पेन है, एक पेन है। तो ये जो पूरा हो गया ये प्रेडिकेट हो गया फ्रेंड्स। ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बात की जाए, जो कुछ भी, वो प्रेडिकेट कहलाता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे पिछले सब्जेक्ट में जो हमने एग्जांपल लिया था कि राहुल का भाई मेरा मित्र है, राहुल का भाई मेरा मित्र है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है आप अच्छे से जानते हैं। इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, तो इसमें राहुल के भाई के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए ये सब्जेक्ट हो गया। और राहुल के भाई के बारे में क्या कहा गया है, तो राहुल के भाई के बारे में ज़्यादा ये हमें बताया गया है कि मेरा मित्र है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात ये होती है प्रेडिकेट में कि वह सब्जेक्ट के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में वो मुझे अत्यधिक जानकारी देता है, जो भी जानकारी देता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्रेडिकेट का पार्ट जो होता है ना वो वर्ब होता है, हमेशा प्रेडिकेट में ही वर्ब होता है। वर्ब, अब ये वर्ब क्या होता है, तो वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। और ये वर्ब दो टाइप का होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, एंड एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, वो एक्शन वर्ब्स होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, मतलब कोई एक्शन कर रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है, तो उसको मेन वर्ब बोलते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करता है, जैसे ये है, हूँ, हे, था, थे, थी, ये सब जो है ना, हो,
ये जितने भी हैं हो ये सब हेल्पिंग वर्ब, गा गे गी जो रहता है, रहेगा रहेगी, वो सब भी हेल्पिंग वर्ब में ही आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा आप लोगों को बस। लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि वो सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करते हैं जनरली ये, तो ध्यान रखिएगा। ये हैं, हो, हु, था, थे, थी, रहेगा रहेगी, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको प्रेडिकेट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि कोई भी क्वेरी है आपके मन में, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आप लोगों के लिए लास्ट में एक मैसेज है। तो स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए जैसा कि आपको पता है कि वर्ड मीनिंग्स का याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मेरा मैसेज यही है कि अब हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ वर्ड मीनिंग्स याद करते चलेंगे। तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेसिक्स से, बिल्कुल जो हमें बिगनिंग में ज़रूरत पड़ती है जिस चीज़ की। और बहुत से बच्चे इस वर्ड मीनिंग्स पे, इन वर्ड्स में ब्लंडर करते हैं, बड़े बड़े मिस्टेक्स करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करता हूँ इस वर्ड मीनिंग से। आपको ये लर्न करना है। सबसे पहला जो वर्ड है हमारा मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। आई, ये आपको अच्छे से पता होगा। हम लोग को इंग्लिश में वी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, WEV। हम दोनों के लिए बोथ ऑफ अस, या स्पोकन में वी बोथ भी यूज़ किया जाता है। हम सब के लिए ऑल ऑफ अस, स्पोकन में वी ऑल भी यूज़ किया जाता है। तुम या तुम लोग के लिए यू, तुम या तुम लोग दोनों के लिए यू यूज़ होता है, ये ध्यान रखिएगा। तुम दोनों के लिए बोथ ऑफ यू या यू बोथ स्पोकन में। तुम सब के लिए ऑल ऑफ यू या यू ऑल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा इधर वाला वर्ड मीनिंग्स। नेक्स्ट है इधर यह। देखिए ये जो यह है ना, बहुत ही कंफ्यूज करता है बच्चों को। ये जो दिस है, ये सजीवों के लिए लागू होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी सजीव वस्तुएं आएंगी तो दिस। कभी कभी हाँ, बुक वगैरह के लिए भी दिस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जनरली ये सजीव के लिए यूज होता है। इट जो है ये निर्जीव के लिए यूज होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। दिस जो है ना, सिर्फ सजीवों के लिए नहीं, इसको आप निर्जीवों के साथ भी यूज कर सकते हैं। चलो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दिस को सजीव और निर्जीव दोनों के लिए, लेकिन इट जो है सिर्फ निर्जीव के लिए यूज होता है। इसके अलावा ये मतलब ये जो प्लूरल होते हैं ये, तो दीज, इसके लिए दीज यूज किया जाता है। ये दोनों के लिए बोथ ऑफ दीज, ये सब या सभी के लिए, ये सभी के लिए ऑल ऑफ दीज। अब ये देखिए वह वाला जो सेक्शन है, ये भी लोगों को कंफ्यूज करता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना। वह, जब कोई मेल होगा, कोई मेल पर्सन होगा, मतलब कोई ह्यूमन होगा मेल, तो उसके लिए ही यूज करेंगे, जानवर के लिए नहीं। ध्यान रखिएगा, मेल पर्सन, मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग के लिए ही यदि मेल है तो। और यदि ह्यूमन बीइंग में वह लड़की है, शी है, वो फीमेल है, तो शी यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि उसके अलावा कोई भी कहीं भी वह निर्जीव है, या कोई भी आपको ह्यूमन बीइंग छोड़ के और कुछ भी अगर जानवर वगैरह दिखता है, तो वह के लिए दैट यूज करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जानवर वगैरह के लिए दैट यूज करेंगे, ही या शी गलती से भी यूज मत कर दीजिएगा। वे दोनों, बोथ ऑफ देम। ठीक है, या ये ध्यान रखिएगा, वे दोनों का बोथ ऑफ देम होता है, वे शब्द का ऑल ऑफ देम होता है, और सभी के लिए, जैसे सभी लोग आ रहे हैं तो ऑल। ठीक है, सभी लोग के लिए ऑल द पीपल या ऑल द पर्सन। तो आई थिंक फ्रेंड्स कि आपको ये मैसेज समझ में आया होगा। ये आपको ये वर्ड मीनिंग्स आपको लर्न करने हैं, और हम प्रतिदिन अगर स्पोकन इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमें वर्ड मीनिंग्स में, हमें वोकेबलरी पे अच्छे से कमांड करनी होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।